स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन ऑफ फोर मॉनिटरिंग इज मेनली यूज टू एसेस। ट्रेन ऑफ फोर मॉनिटरिंग मुख्यतः किसका आकलन करने के लिए उपयोग की जाती है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका कार्डियक आउटपुट, सेकंड ऑप्शन आपका डेप्थ ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, थर्ड ऑप्शन आपका रीनल ब्लड फ्लो, फोर्थ ऑप्शन आपका हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। बताइए स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में डालते जाना। जो स्टूडेंट इसको लाइव देख रहे हैं सेशन को, कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स डालते हुए चलना है, साथ साथ आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर दीजिए कि आपका जो ट्रेन ऑफ फोर है वो मॉनिटरिंग इज मेनली यूज टू एसेस। ठीक है, मुख्यतः किसके आकलन के लिए किया जाता है इसको? बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, जवाब देते रहिए। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर मैं बताता हूँ। चलो, बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑप्शन आपका कार्डियक आउटपुट, सेकंड ऑप्शन आपका डेप्थ ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, थर्ड ऑप्शन आपका रीनल ब्लड फ्लो, फोर्थ ऑप्शन आपका हिपैटिक मेटाबॉलिज्म। तो इसमें आपका फर्स्ट देखिए आप कार्डियक आउटपुट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका कार्डियक आउटपुट, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डेप्थ ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। ऑप्शन नंबर बी इसका आपका ठीक हो जाएगा, डेप्थ ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। जिसने अभी तक जिस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा था वो याद कर लेना। ट्रेन ऑफ फोर मॉनिटरिंग इज मेनली यूज टू एसेस, किसके मुख्यतः आकलन के लिए किया जाता है? तो आप कर देंगे इसमें डेप्थ ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है आपका, ड्यूरिंग ए फेज फर्स्ट ब्लॉक प्रोड्यूस्ड बाई सक्सिनाइलकोलिन एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ नियोस्टिग्माइन विल। सक्सिनाइलकोलिन द्वारा उत्पन्न फेज फर्स्ट ब्लॉक में नियोस्टिग्माइन देने पर क्या होगा? ठीक है, नियोस्टिग्माइन देने पर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, फर्स्ट आप बताइए। चलो पहले ऑप्शन आप बताइएंगे। रिवर्स द ब्लॉक कंप्लीटली, इनहांस और प्रोलॉन्ग द ब्लॉक्स, प्रोड्यूस नो इफेक्ट, कॉज द इमीडिएटली रिकवरी। बताइए स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताते जाइए, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका और हमारा दोनों का। टाइम बहुत कीमती है, आपका भी तैयारी करनी है आपको बहुत। बताइए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, इनहांस और प्रोलॉन्ग दी ब्लॉक। इनहांस एंड प्रोलॉन्ग दी ब्लॉक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 78। फेड ऑन ट्रेन ऑफ फोर स्टिमुलेट्स इज टिपिकली सीन विद। ट्रेन ऑफ फोर स्टिमुलेशंस में फेड सामान्यतः किसमें देखा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक्स, ऑप्शन नंबर बी फेज फर्स्ट डीपोलराइजिंग ब्लॉक्स, ऑप्शन नंबर सी लोकल एनास्थेटिक टॉक्सिसिटी, ऑप्शन नंबर डी इज टू मस्कैरेनिक ब्लॉकेज। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो इसमें आ जाएगा आंसर नंबर ए आपका, नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक। नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक्स। अगला आपका 879, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सिनाइलकोलिन। निम्न में से कौन सी सक्सिनाइलकोलिन की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन आपकी रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकेज ऑफ एनएम रिसेप्टर्स एंड द प्रोड्यूस द इनिशियल मसल्स फैसिकुलेशंस। बताइए स्टूडेंट्स, इसका आंसर थोड़ा स्पीड पे करना अपने को, फटाफट बताने हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें पूछी विशेषता नहीं है, तो क्या विशेषता नहीं है आपकी? कॉम्पिटिटिव ब्लॉकेज ऑफ एनएम रिसेप्टर्स। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, प्रोड्यूस द। तो आपको ये तीन ऑप्शन याद कर लेने हैं। अगर इनमें से कोई पूछे कि कौन सा है, तो ये तीन में से कोई भी एक मिलेगा ऑप्शन में। अगर ऐसा नहीं है, जैसे नहीं का पूछा है, तो आपको इस तरह का कोई ऑप्शन मिलेगा। तो तीन अगर आपको याद रहेंगे तो आपको ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे क्वेश्चन के। ठीक है, अगला आपका, विच इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्बेंस में ऑक्योर आफ्टर द
सक्सिनाइल कोलिन एडमिनिस्ट्रेशन। सक्सिनाइल कोलिन देने के बाद कौन से इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो जाता है? ठीक है, आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन नंबर बी हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन नंबर सी हाइपोनाइट्रेमिया, ऑप्शन नंबर डी हाइपोकैल्सेमिया। बताइए स्टूडेंट्स फटाफट आंसर। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइपर कैलेमिया। यानी कि क्या करेगा, आपके पोटेशियम के जो लेवल है आपकी बॉडी के अंदर, सीरम पोटेशियम लेवल है उसको इंक्रीज कर देगा। ठीक है, एक बार पहले मैंने पूछा था कि उस स्टूडेंट ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। इसका लेवल 3.5 टू 5.5 के बीच में होता है mg/dl है ना, इस तरह का इसका स्टैंडर्ड्स होता है। तो उससे अगर आपका लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, आपका हाइपर कैलेमिया। अगर आपका लेवल हाइपोकैलेमिया हो जाता है तो उस पेशेंट के अंदर हार्ट से रिलेटेड मतलब दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अगला है 81 नंबर, पेशेंट्स विद एक्सटेंसिव बर्न आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ द सीवियर हाइपरकैलेमिया आफ्टर रिसीविंग। व्यापक बर्न वाले रोगियों में हाइपरकैलेमिया का जोखिम किस दवा से बढ़ जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका वेनक्यूरेनियम, रोक्यूरेनियम, सक्सिनाइल कोलिन और आपका एट्राक्यूरेनियम। ठीक है, बताइए आंसर। ये तो बहुत इजी है, तो आपको आना चाहिए। वेरी गुड, बताते जाइए जिस जिसको पता है फटाफट। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बहुत बढ़िया आंसर नंबर सी, सक्सिनाइल कोलिन के साथ। सक्सिनाइल कोलिन क्या करता है, आपको हाइपर कैलेमिया करवा देता है। ठीक, हाइपर कैलेमिया यानी कि लेवल इसका बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज ए क्लासिक इंडिकेशंस फॉर लॉन्ग टर्म बेक्लोफेनिक थेरेपी। दीर्घकालीन बिक्लोफेन थेरेपी का प्रमुख संकेत कौन सा है? ठीक है, तो इसका क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ आपका ब्रोंकियल अस्थमा, सेकंड ऑप्शन है स्पास्टिसिटी ड्यू टू द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, थर्ड आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज, फोर्थ आपका ग्लूकोमा। बताइए स्टूडेंट्स फटाफट, टाइम नहीं लगाना है। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा, स्पास्टिसिटी ड्यू टू द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। स्पास्टिसिटी ड्यू टू द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सडन विड्रॉवल ऑफ बेक्लोफेन में रिजल्ट्स इन। बेक्लोफेन को अचानक बंद करने पर क्या होता है? सीवियर रिबाउंड, स्पास्टिसिटी एंड सीजर्स, हाइपोग्लाइसेमिया, ब्रेडिकार्डिया या माइड्रेसिस। स्टूडेंट्स ऑप्शन बताऊं, माइड्रेसिस क्या होता है? जो आपका पीपल डायमीटर मैंने पहले भी बताया। ठीक है, पीपल डायमीटर मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में ये था, जब आप इसमें कुछ दवाई डालते हैं या कुछ होता है तो ये आपका पीपल डायमीटर अगर बड़ा हो जाए, जैसे हम आई एग्जामिनेशंस की जो भी दवाएं यूज़ करते हैं तो वो माइड्रेसिस करवाने में आपकी मदद करती हैं। ठीक है, आई एग्जामिनेशन जिससे आपका होल ज़्यादा हो जाएगा तो आपको माइड्रेसिस में, इसी को माइड्रेसिस बोला गया है। तो माइड्रेसिस क्या होता है, आपका पीपल डायमीटर का बढ़ जाना। आपसे अगर पूछ ले माइड्रेसिस क्या, तो पीपल डायमीटर का बढ़ जाना। इसी की जगह अगर मियोसिस पूछे तो जो पीपल डायमीटर है उसका कम हो जाना मियोसिस कहलाता है। ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट का आपकी का कम हो जाना, उसी को क्या बोला जाएगा आपका ब्रेडिकार्डिया। अगर हार्ट रेट को बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। ठीक है, हार्ट रेट का बढ़ जाना क्या होता है, टैकीकार्डिया होता है। हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना, नॉर्मल ग्लूकोज जो है उससे कम हो जाना हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब आपकी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सीवियर रिबाउंड स्पास्टिसिटी, अचानक से दोबारा से क्या हो जाए, स्पाज्म आ जाए और आपको सीजर्स आ जाएं। क्या ये इसका विड्रोवल सिम्टम्स हो सकता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा आपका, सीवियर रिबाउंड स्पास्टिसिटी एंड सीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम 84 नंबर, which neuromuscular blocker is most suitable in patients with severe renal impairment because of organ independent elimination। गंभीर रीनल इम्पेयरमेंट में ऑर्गन इंडिपेंडेंट एलिमिनेशन के कारण कौन सी दवा अधिक उपयुक्त की जाती है? पेनक्यूरेनियम, पहले भी बताया था मैंने यही क्वेश्चन, बट थोड़ा घुमा के क्वेश्चन को ही घुमा के पूछा, बाकी ऑप्शन में सब सेम है। पेनक्यूरेनियम,
सिस हेटेरोक यूरेनियम, वेक यूरेनियम और रॉक यूरेनियम। बताइए ऑप्शन फटाफट। बहुत बढ़िया। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस एट्राक यूरेनियम। ठीक है, सिस एट्राक यूरेनियम। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। निम्न में से कौन सी दवा नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के प्रभाव को बढ़ा सकती है? जेंटामाइसिन, नियोस्टिगमाइन, बेथाकोल और आपकी पिलोकार्पिन। कौन सी ऐसी ड्रग है जो इसको प्रभाव को बढ़ा सकती है? नॉन डीपोलराइजिंग, ठीक है, नॉन डीपोलराइजिंग यानी कि ये किसको कर रहे हैं? एनएम रिसेप्टर्स को क्या कर रहे हैं? ब्लॉक कर रहे हैं। ब्लॉक का मतलब इसके ऊपर एक्शन नहीं होने दे रहे। इनके ऊपर एक्शन कौन करता है? आपका एसिटाइल कोलिन आके एक्शन कर रहा है। तो इनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए वो ड्रग देनी है जो एसिटाइल कोलिन के प्रभाव को कम करती हो। स्टूडेंट्स, पहले बता रहा हूँ एसिटाइल कोलिन के प्रभाव को कौन सी ड्रग कम करती है, वो आपको बताना है। बताइए ऑप्शन नंबर फटाफट, फिर मैं आपको डिटेल में दोबारा से समझा देता हूँ। ओके, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा आपका, जेंटामाइसिन। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, जेंटामाइसिन। अगला है, द मेन साइट ऑफ एक्शन ऑफ बोटुलिनम टॉक्सिन का मुख्य कार्य स्थल क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक निकोटिनिक रिसेप्टर्स, प्री साइनेप्टिक कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स, मस्करिनिक रिसेप्टर्स इन हार्ट एंड द गाबा रिसेप्टर्स इन सीएनएस। बताइए आपका बोटुलिनम टॉक्सिन का क्या है? इसका इसका अपोजिट में लिया जाता है आपका स्पाइडर विनम। ठीक है, स्पाइडर विनम ये क्या करता है? आपके एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज करता है, बोटुलिन टॉक्सिन का। ओके, बताइए आंसर। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्री साइनेप्टिक कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल। ओके, अगला नंबर है 87 नंबर, विच न्यूरोट्रांसमीटर ब्लॉकर्स इज मोस्ट लाइकली टू कॉज द टैकीकार्डिया ड्यू टू द वैगोलाइटिक एक्शंस। वैगोलाइटिक एक्शन के कारण टैकीकार्डिया उत्पन्न करने की संभावना किस दवा में सबसे अधिक होती है? पैनक्यूरेनियम, सिसेटोरोक्यूरेनियम, वैनक्यूरेनियम या एट्राक्यूरेनियम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जवाब देना है आपको फटाफट। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका पैनक्यूरेनियम। पहले बताया मैंने, पैनक्यूरेनियम आपकी क्या करती है? वैगोलाइटिक एक्शन शो करती है, यानी कि वैगस नर्व की एक्टिविटी को कम करती है। नेक्स्ट है, सुजामेडेक्स रिजॉल्व्स न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज बाई। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज किस प्रकार का रिजॉल्व करता है? इनिबिशन एसिटाइल कोलिनेस्टेज, स्टिमुलेशन निकोटोनिक रिसेप्टर्स, इनकैप्सुलेटिंग एमिनो स्टीरॉइड्स न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक। अगला है, ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल्स। ओके, वेरी गुड। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इनकैप्सुलेटिंग एमिनो स्टीरॉइड्स न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। ठीक है, ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर इज मोस्ट सुटेबल फॉर ए पेशेंट्स विद ए हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के इतिहास वाले रोगी में कौन सा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, सक्सिनाइल कोलिन। ऑप्शन नंबर बी, रोक्यूरेनियम, कार्बाकोल, बेथेनिकोल। ठीक है, बताइए फटाफट स्टूडेंट्स। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोक्यूरेनियम, नॉन डीपोलराइजिंग है ना, नॉन डीपोलराइजिंग, नो रोक्यूरेनियम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका, द इनिशियल मसल्स
fasciculations seen after the succinylcholine administrations are due to। succinylcholine देने के बाद प्रारंभिक मसल्स fasciculations किस कारण से होता है? इनिशियल depolarizations of the motor and plate, histamine release, GABA stimulations। अगला है muscarinic receptors blocker। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनिशियल डीपोलराइजेशंस ऑफ द मोटर एंड प्लेट्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, विच ड्रग इज प्रीफर टू रिड्यूस द मस्कैरिनिक एडवर्स इफेक्ट व्हेन द नियोस्टिग्माइन इज यूज्ड टू रिवर्स न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। नियोस्टिग्माइन से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज रिवर्सिबल के समय मस्कैरिनिक दुष्प्रभाव कम करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए आपका पिलोकार्पिन, ऑप्शन नंबर बी एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपाइरोलेट्स, बेथेनेकोल और आपका डोनीपेजोल। डोनीपेजोल की हम बात करें तो ये दी जाती है आपकी कहाँ पे दी जाती है? ये दी जाती है आपकी एल्जाइमर डिजीज में, जिनकी टेम्पोरेरी मेमोरी होती है उसमें दी जाती है एल्जाइमर में। ये काम बताया था जब आपका एटोनिक यूरिनरी ब्लैडर हो जाए उस कंडीशन में दी जाती है। ठीक है, एट्रोपिन का क्या क्या बताया था? ये आपकी एक तो इमरजेंसी ड्रग होती है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग एंटीडोट के तौर पर यूज की जाती है। पिलोकार्पिन का बताया था मैंने आपको, ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज की जाती है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होती है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होती है। ये आपकी मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट होती है। ठीक है ना, पहले बताया मैंने, ये सब आपको पता हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा है वो पीछे के वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर बताइए। आंसर नंबर बी इसका हो जाएगा, एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट्स। विच न्यूरोट्रांसमीटर ब्लॉकर्स इन एंड द एमिनो स्टीरॉइड्स कंपाउंड। निम्न में से कौन सा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज एमिनो स्टीरॉइड वर्ग का है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है एट्राक्यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी सी सेट्राक्यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी रोक्यूरेनियम और ऑप्शन डी मीवाक्यूरेनियम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रोक्यूरेनियम। वो किस ग्रुप का आपका, याद रख लेना, एमिनो स्टीरॉइड्स। ये कई बार पूछ भी सकते हैं कि एमिनो स्टीरॉइड वर्ग में कौन सा आता है, तो आप बताएंगे रोक्यूरेनियम। ठीक है, कौन सा आता है आपका? रोक्यूरेनियम। नेक्स्ट है, विच ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ सक्सिनाइलकोलिन। कौन सी स्थिति सक्सिनाइलकोलिन के प्रभाव को सबसे अधिक लंबा कर सकती है? फर्स्ट है स्यूडोकोलिन एस्ट्रेज डेफिशिएंसी, यानी कि सक्सिनाइलकोलिन के प्रभाव को आपको लंबा करना है, यानी कि उसको इनहिबिट करने वाला एंजाइम कौन सा है? यही था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसकी डेफिशिएंसी अगर होगी तो ये डिजनरेट नहीं होगा और सक्सिनाइलकोलिन का इफेक्ट क्या आएगा आपका? लंबे समय तक आता हुआ चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू डेंट्रोलिन इज करेक्ट। डेंट्रोलिन के बारे में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, इट ब्लॉक्स द निकोटिनिक रिसेप्टर्स, इट एक्ट डायरेक्टली ऑन द स्केलेटल मसल्स बाय द रिड्यूसिंग द कैल्शियम। ये तो ऑप्शन ठीक है। ठीक है, इट इज द कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स, इट स्टिमुलेट गाबा ए रिसेप्टर्स। नहीं, गाबा ए के बारे में मैंने बताया था आपको, डायजेपाम। ठीक है, इट इज दूसरा ये है कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स। नहीं, कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर नहीं है, ये क्या करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा आपका, 894 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मिस्थेनिया ग्रेविस नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स आर जनरली। मिस्थेनिया ग्रेविस में नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज सामान्यतः कैसे प्रभाव दिखाते हैं? लेस इफेक्टिव, मोर पोटेंट, कॉम्पिटिटिव इनफेक्टिव, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बिकॉज दे हैव नो एक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर पोटेंट, लोअर डोज एट रिक्वायर्ड। चलो आपको मैं बताता हूँ मिस्थेनिया ग्रेविस होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिस्थेनिया ग्रेविस पीछे भी कमेंट करते हैं स्टूडेंट्स, मिस्थेनिया ग्रेविस के बारे में बताइए सर। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर या टॉपिक मान लीजिए। ठीक है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल भी मैंने बताया, इट इज ए ऑटो इम्यून डिजीज। मैंने कल के लास्ट जो वीडियो बताया था, है ना, उसमें भी बताया ऑटो इम्यून डिजीज है आपकी। ठीक है, कैसे क्या होता है इसमें? इसमें आपका क्या होता है, जो एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर हैं, यानी कि जो आपके मस्कैरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, एनएम रिसेप्टर्स पे क्या आके बाइंड हो जाती है? एनएम रिसेप्टर्स पे आपकी एंटीबॉडीज आके बाइंड हो जाती हैं। कौन बाइंड होती है? एंटीबॉडी। जैसे ये मान लीजिए, ये आपका एनएम रिसेप्टर था। ठीक है, ये एनएम रिसेप्टर है आपका, इसके ऊपर आपकी एंटीबॉडीज आके बाइंड हो जाएंगे। एंटीबॉडीज की शेप अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे? वाई शेप की एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। एंटीबॉडी के बारे में कई बार पूछा हो, किस नेचर की होती हैं? आपकी ग्लाइकोप्रोटीन नेचर्स की होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपके क्या आके बाइंड हो गए? एंटीबॉडीज। यही क्या होता है आपका? ऑटो इम्यून डिजीज। आपकी बॉडी ने आपके खिलाफ एंटीबॉडीज बना दी, उसी को क्या बोला जाता है? ऑटो इम्यून डिजीज बोला जाता है।
आगे मैकेनिज्म कैसे क्या होता है, तो हमें इसको ठीक करने के लिए क्या मतलब सिम्टम्स क्या आएंगे, जैसे किसी को ये हो गया तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स तो आपके मतलब एसिटाइलकोलिन तो यहाँ आ नहीं पा रहा तो मतलब आपके अंदर वीकनेस रहेगी। सिंपल, हाथ पैर हिलाने में जोर आएगा, इतना जोर आएगा उस पेशेंट को कि उसकी आंखों की पुतलियां भी नहीं खोल पाएगा वो, ठीक है, जबड़ा भी नहीं चला पाएगा, ठीक है, आंखें की जो ऊपर ऊपर वाले आईलिड है वो नीचे की तरफ भी पड़ी रहेगी, चबाने में दिक्कत आएगी उस पेशेंट को, निगलने में दिक्कत आएगी, बोलने में दिक्कत आएगी, चलने में दिक्कत आएगी, इस तरह की उस पेशेंट को प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसका मतलब क्या है, उसको मिस्थेनिया ग्रेविस डिजीज हो गई है। तो आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोसिस करने के लिए मैंने पहले बताया था इड्रोफोनियम लिया जाता है आपका। कुछ स्टूडेंट्स ने इड्रोफोनियम के बारे में लास्ट वीडियो में जब मैं पूछा था तो बहुत अच्छा बताया था, उसको बोलते हैं टेंसियोलिन टेस्ट। इड्रोफोनियम का टेस्ट को बोला जाता है टेंसियोलिन टेस्ट। इस टेस्ट में क्या किया जाता है, आपको इड्रोफोनियम दिया जाता है आईवी रूट से, ठीक है, इड्रोफोनियम दिया जाएगा। इड्रोफोनियम शॉर्ट एक्टिंग होता है और आपका फास्टेस्ट एक्टिंग होता है। तो जैसे ही ये देंगे तो आपकी जो मसल स्ट्रेंथ वो एक बार थोड़ी सी इंक्रीज होगी, ठीक है, इड्रोफोनियम से क्या होगी, एक बार मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी कुछ समय के लिए। दूसरा, इसके लिए दूसरा टेस्ट बताया मैंने डी ट्यूबिक्रिन, जिसको बोलते हैं प्रो कैविटी टेस्ट। क्या बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी नाम आ सकता है। डी ट्यूबिक्रिन का मैंने जो कमेंट सेक्शन में कुछ स्टूडेंट ने बताया, प्रो कैविटी टेस्ट भी बोला जाता है डी ट्यूबिक्रिन टेस्ट को। इसमें क्या करते हैं, आप डी ट्यूबिक्रिन देंगे उसको तो उसकी वीकनेस, डी ट्यूबिक्रिन क्या था आपका, ठीक है, ये क्या है, नॉन डीपोलराइजिंग आपका स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट है, तो ये आपकी मसल्स को और ज़्यादा रिलैक्स कर देगा, यानी आपके अंदर और ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी। तो इसका ट्रीटमेंट अगर पूछें आपसे क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं। सबसे पहले कौन सी ड्रग दे सकते हैं हम इनको, इम्यूनोसप्रेसेंट दे सकते हैं, यानी कि इम्यून बढ़ा था आपका, इम्यून सिस्टम को कम कर दो। तो इसके लिए सबसे इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पर क्या दिया जाता है, स्टीरॉइड्स। पहला आ गया स्टीरॉइड्स, स्टेरॉइड दे दो इस पेशेंट को, अपने आप इम्यूनोसप्रेसेंट हो जाएगा। दूसरा दे दो इसको एजाथायोप्रिन ड्रग दी जाती है, एजाथायोप्रिन, ठीक है, एजाथायोप्रिन ड्रग दी जाती है, ये दिए जाते हैं आपको एज इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पे, आप इसको यूज कर सकते हैं। तीसरी ड्रग दी जाती है साइक्लोस्पोरिन। ये तीनों ड्रग क्या करती हैं, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे, यानी कि आप यही चाह रहे थे कि पेशेंट की एंटीबॉडीज कम बने, एंटीबॉडीज कम बनेगी तो ये जो आपकी ये रिसेप्टर्स है ना, यहाँ पे आके एंटीबॉडीज बाइंड नहीं होंगी, तो क्या फायदा रहेगा आपका, इस रिसेप्टर खाली रहेगा, एसिटाइलकोलिन एक्शन करेगा और आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस। क्या कर सकते हैं उस पेशेंट का, प्लाज्मा फेरेसिस, यानी कि उसके ब्लड के प्लाज्मा को छानिए, एंटीबॉडीज को अलग कर दीजिए। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, यानी फिल्टर करना पड़ेगा बार बार आपको ब्लड को। तीसरा क्या कर सकते हैं आप, उसकी थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर दीजिए वहाँ से, ठीक है, थाइमस ग्लैंड, थाइमसटॉमी बोलते हैं जिसको, थाइमसटॉमी, यानी कि उसकी जो थाइमस ग्लैंड थी उसको हटा दीजिए। थाइमस ग्लैंड के अंदर क्या होता है, आपके एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, आपको एंटीबॉडीज ही कम करनी, तो एंटीबॉडीज को वहाँ से रिमूव कर दीजिए, तो एंटीबॉडी आपकी निकल जाएगी, ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर ये एंटीबॉडी बन रही थी वो नहीं बनेगी और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी मसल्स की, ठीक है। उसके बाद अगला क्या दे सकते हैं आप, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज नाम की ड्रग दे सकते हैं। कौन सी बताई थी मैंने, पहले भी बताई आपको, नियोस्टिगमाइन, ठीक है, नियोस्टिगमाइन दे सकते हैं उसको, और पायरिडोस्टिगमाइन ये ड्रग दे सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं इस पेशेंट का। आगे समझ में मिस्थेनिया ग्रेविस क्या है, कैसे क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट को ये टॉपिक नहीं पता था वो इसको लिख लेना, इससे बाहर इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा आपका मिस्थेनिया ग्रेविस से। दो टेस्टों का नाम मतलब दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। इट इज ए ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें क्या होता है, आपकी एंटीबॉडीज बढ़ जाती हैं, वो आपके शरीर के खिलाफ ही एक्शन शो कर देती है, यानी कि आपके न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शंस थे वहाँ पे जाके एंटीबॉडीज बैठ जाएंगे, जैसे मैंने स्ट्रक्चर में बताया हुआ है। वाई शेप की एंटीबॉडी होती है, वाई शेप की, हर एंटीबॉडी वाई शेप की होती है, याद रखना। नेचर पूछे तो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की होती है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, वीकनेस आएगी उस पेशेंट को, ऊपर से देखिए आप, आंखें खोलने में दिक्कत रहेगी, मुंह खोलने में दिक्कत रहेगी, चबाने में दिक्कत रहेगी, चलने में दिक्कत रहेगी, कुछ भी काम वो नहीं कर पाएगा, इतना थका हुआ महसूस करेगा, वीकनेस रहेगी उसमें। टेस्ट क्या करेंगे, इड्रोफोनियम टेस्ट लगाएंगे, जिसको क्या बोला जाता है, टेंसियोलिन स्ट्रेंथ या टेंसियोलिन टेस्ट बोला जाता है। दूसरा डी ट्यूबिक्रिन देकर देखा जाता है, प्रोकैविटी टेस्ट बोला जाता है। ट्रीटमेंट में इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं, स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, एजाथायोप्रिन दी जाती है, साइक्लोस्पोरिन दिया जाता है। दूसरा प्लाज्मा फेरेसिस करवाया जाता है, यानी कि उसके प्लाज्मा को फिल्टर करा जाएगा, एंटीबॉडीज को रिमूव करके वापस से उसके ब्लड को बॉडी के अंदर डाल दिया जाएगा। थर्ड है आपका थाइमसटॉमी, या उसके थाइमस ग्लैंड को निकाल दो। थाइमस ग्लैंड का क्या काम होता है, ये आपकी स्टर्नम बॉन्ड के जस्ट नीचे की तरफ रहती है, ये आपके मैच्योर करती है किसको, एंटीबॉडीज को। तो एंटीबॉडीज को निकाल दिया तो एंटीबॉडी बनना बंद, आप एंटीबॉडी ही तो आपको परेशान कर रही थी वो बंद, ठीक है। अगला है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर, नियोस्टिगमाइन और पायरिडोस्टिगमाइन देंगे। ये आपका एक थ्योरी लेक्चर भी कंप्लीट हो गया मिस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका विच न्यूरोमस्कुलर
ब्लॉकर इज लीस्ट डिपेंडेंट ऑन रीनल और हिपैटिक फंक्शंस फॉर एलिमिनेशन। कौन सा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज अपने एलिमिनेशन के लिए रीनल या हिपैटिक फंक्शंस पर निर्भर नहीं करता है? ठीक है स्टूडेंट्स, बताइए आंसर। तो इसमें हो जाएगा आपका सिस एट्रा क्यूरेनियम। पहले भी बताया था मैंने, कौन सा हो जाएगा आपका सिस एट्रा क्यूरेनियम। A patient developed prolonged apnea after the anesthesia due to the inherited pseudocholinesterase deficiency. Which drug is most likely responsible? ठीक है, वंशानुगत pseudocholinesterase deficiency वाले रोगियों में लंबे समय तक एपनिया किस दवा के कारण सबसे अधिक होने की संभावना होती है? ऑप्शन नंबर ए एट्राक्यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी वैनक्यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी साइनिटोलिन, ऑप्शन नंबर डी बेक्लोफेन। बताइए स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन फिर से मैंने घुमा के पूछा, वंशानुगत है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने 3-4 बार पूछ लिया, कौन करता है इसके लिए? सक्सिनाइलकोलिन। बट आपको लिए क्वेश्चन मैं इसलिए दोबारा बार बार डाल रहा हूँ क्योंकि ये यही क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन है जो घूम घूम के आते हैं। ठीक है, तो वंशानुगत हो क्वेश्चन आजकल सीधा भी नहीं आ रहा है, नहीं तो कई बार सीधा क्वेश्चन आता है स्यूडोमोनास डेफिशिएंसी कौन से उसके होते हैं तो सक्सिनाइलकोलिन बता देते आप। बट इसने क्या रहा, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया, तो आप सोचेंगे यार ये हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो इसमें आपका सक्सिनाइलकोलिन आंसर आ जाएगा। आपको अच्छे से तैयारी करके जाओगे तो आप कहीं एग्जाम में परेशान नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, विच मैकेनिज्म बेस्ट एक्सप्लेन्स द एक्शन ऑफ नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज? ठीक है, कौन से की बात कर रहा है? नॉन डीपोलराइजिंग। फर्स्ट, इनरिवर्सिबल इनहिबिट ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। सेकंड, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकेज ऑफ एनएम निकोटिनिक रिसेप्टर्स, स्टिमुलेट मस्कारिनिक रिसेप्टर्स, इंक्रीज एसिटाइलकोलिन रिलीज। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आंसर नंबर, बताइए। चलो पहले आप बता दीजिए फिर मैं बताता हूँ। ओके, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकेज ऑफ एनएम निकोटिनिक रिसेप्टर्स। कौन सा हो गया? एनएम निकोटिनिक रिसेप्टर्स। अगला है आपका, विच मॉनिटरिंग टेक्निक्स इज routinely used during the anesthesia of excess recovery from the neuromuscular blockage? एनास्थेसिया के दौरान न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज से रिकवरी का आकलन करने के लिए कौन सी मॉनिटरिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ईसीजी, ऑप्शन नंबर बी पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन नंबर डी ट्रेन टू फॉर द स्टिमुलेशन, ऑप्शन नंबर बी ईईजी। ठीक है, बताइए आंसर फटाफट स्टूडेंट्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो। पहले भी ये क्वेश्चन आया बट वो उस टाइम मैंने पूछा था ट्रेन ऑफ 4 करके पूछा था, अब की बार मैंने क्वेश्चन को घुमा के उल्टा तरीके से पूछा है। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सक्सिनाइलकोलिन इज करेक्ट? सक्सिनाइलकोलिन के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है, इट इज द नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, इट हैज ए स्लो ऑनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, it is the commonly used for the rapid sequence endothelial intubations. फोर्थ आपका, it is reversed effectively by neostigmine during the phase first blockage। बताइए स्टूडेंट्स फटाफट इसका आंसर। ओके, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ठीक, ऑप्शन नंबर सी, इट इज कॉमनली यूज फॉर द रैपिड सीक्वेंस इंडोथ्रियल इंट्यूबेशंस में इसको यूज किया जाता है। किसको? आपके सक्सिनाइलकोलिन को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज के कंप्लीट मैंने 50 क्वेश्चन लाए। इसमें इतने बन नहीं रहे थे बट मैंने इसलिए बनाया कि बार बार कोई भी, ये सबसे डाउटफुल चैप्टर होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पहले भी बताया आपको। देखो, सबसे पहले याद करना सेंट्रल एक्टिंग। ठीक है, सेंट्रल एक्टिंग। सेंट्रल एक्टिंग में कौन कौन सी बता रही थी? गाबा ए, हर तरीके से याद करना है। गाबा ए मैकेनिज्म होगी उसकी। ठीक है, गाबा ए में आपकी डाइजिपाम बताई थी मैंने, डाइजिपाम। गाबा बी में बिक्लोफेन। ठीक है, गाबा बी में बिक्लोफेन बताई थी आपको। फिर उसके बाद मैंने कौन सी ड्रग बताई थी आपको? ठीक है, गाबा ए गाबा बी याद हो गया। उसके अलावा मैंने इसमें 2 ड्रग और बताई थी सेंट्रल एक्टिंग में। ठीक है स्टूडेंट, उसके अलावा मैंने नॉन डिपोलराइजिंग डिपोलराइजिंग बताया था, सब मैंने एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। इसके अलावा ना इसमें थर्ड कौन सी बताई थी आपको? क्लोनिडीन के बाद निफिडिपिन। कौन सी? निफिडिपिन यानी टीजाडिपिन है ना, TIZA, टीजानिडीन। ठीक है, प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 एगोनिस्ट।
प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 एगोनिस्ट, ये बताई थी। उसके अलावा आपको फिर मैं पेरिफेरल में आ जाता हूँ। पेरिफेरल में 2 बताए थे मैंने आपको, ठीक है। पेरिफेरल में एक डायरेक्ट एक्टिंग डेंट्रोलिन बताया। डेंट्रोलिन कहाँ भी यूज़ की जाती है? डेंट्रोलिन को मैंने पहले बताया था, हाइपरथर्मिया के पेशेंट्स में डेंट्रोलिन को यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है? कैल्शियम को रिलीज होने से कम करता है। कहाँ से? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। दूसरा नॉन डीपोलराइजिंग और डीपोलराइजिंग, 2 तरह से बताया। नॉन डीपोलराइजिंग, इसमें जितने भी क्यूरेनियम आते हैं, जितने भी क्यूरेनियम, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, नॉन डीपोलराइजिंग और डीपोलराइजिंग, जितने भी क्यूरेनियम है वो सब नॉन डीपोलराइजिंग। और डीपोलराइजिंग में आपका सक्सिनाइल कोलिन, और दूसरा आपको मैंने बताया था डेकामेथेनियम, ठीक है। ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मैंने चीज़ें बताई, ये तो आपको रटी हुई होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चंस आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके समझा दिए हैं। अब किसी को कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसमें से अगर क्वेश्चन पढ़ता है तो आपको गलत नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छे से तैयारी करते रहना है, अपनी मेहनत को और ज़्यादा करना है, ठीक है। मैं भी क्लासेज का क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ अगर हो पाया तो, ठीक है। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो भी होता है सब करिए, ठीक है। आपके दोस्तों में भेजा जा सके, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।